नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 अगस्त के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज के इस सत्र में हम किन किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली पुलिस के द्वारा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग लगातार किया जा रहा है, उसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हुआई कंपनी के द्वारा भारत में अपने R&D टीम को छोटा किया जा रहा है, इसके पीछे के क्या कारण हैं, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। नेपाल में नागरिकता का क्या मुद्दा है, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसको आधार बना करके जो न्यूज़ आया है, हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया, जिसका शीर्षक है दिल्ली पुलिस यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। और ये टॉपिक सम्मान अध्ययन 3 रक्षा और सम्मान अध्ययन 4 नैतिकता से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, उसको लेकर के आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के द्वारा एक RTI का इस्तेमाल किया गया और उसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने उनको कुछ रिकॉर्ड दिए, कुछ डेटा दिए। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है इसके अनुसार कि दिल्ली पुलिस पिछले 2 वर्षों से लगातार राजधानी में जो भी बड़ी घटनाएं घटी हैं, उनमें जो भी लोग शामिल हैं, उनकी पहचान करने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह एक बायोमेट्रिक तकनीक है जो किसी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं का उपयोग करती है। इसका उपयोग 2 तरह से किया जाता है। पहला है 1:1 सत्यापन। आप सभी जानते हैं कि आपके फोन में भी एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए कहते हैं। इसे हम कहते हैं 1:1 सत्यापन। मतलब कि आपके डिवाइस में पहले से ही आपका जो तस्वीर है वो है, और यहाँ पर जब आपका डिवाइस आपके फेस को पहचान लेता है तो आपका डिवाइस अपने आप अनलॉक हो जाता है। इसे हम 1:1 सत्यापन कहते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग फ़ोन को अनलॉक करने में, या फिर आजकल जो है इसका उपयोग जो सरकारी योजनाएं हैं उसको देने में किया जा रहा है। इसके अलावा इसका जो दूसरा सबसे बड़ा उपयोग है, जिसे हम कहते हैं 1:N पहचान या फिर सत्यापन। यहाँ पर क्या होता है कि एक तस्वीर या एक वीडियो से एक चेहरे का नक्शा प्राप्त किया जाता है, और फिर उस तस्वीर या फिर वीडियो से जो चेहरे का नक्शा प्राप्त किया गया है, उसकी पहचान करने के लिए उसे जो है जो डेटाबेस पुलिस के पास मौजूद होता है, उसके साथ उसका मिलान किया जाता है। यहाँ पर इस फिगर से आप समझ सकते हैं कि पहले आपके फेस को जो है किसी फोटो से या फिर किसी वीडियो से कैप्चर किया गया, उसके बाद आपका जो फेशियल डेटा है उसे जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर इसे कंपेयर किया गया जो डेटाबेस है उससे, और जब इसका मिलान किसी व्यक्ति के डेटाबेस से हो जाता है तो यहाँ पर उस व्यक्ति की पहचान जो है जाहिर हो जाती है। तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है पुलिस के द्वारा या फिर अन्य जांच एजेंसियों के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पुलिस जैसी जो प्रवर्तन एजेंसियां हैं वो आमतौर पर 1:N पहचान का प्रयोग करती हैं, जबकि हमारा जो मोबाइल है या फिर जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वह 1:1 फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करती हैं। अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि आखिर दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले इस तकनीक का इस्तेमाल कब किया, तो आपको ध्यान में रखना है एक मामला, और उस मामले का नाम है साधना हल्दर बनाम NCT का मामला। और इस मामले में जो है दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिया था कि दिल्ली पुलिस लापता बच्चों का पता लगाने के लिए, उनकी सही पहचान के लिए जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करे। और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस के द्वारा सबसे पहले जो है
फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को खरीदा गया और उसका उपयोग किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि दिल्ली पुलिस ने किस मामले के तहत सबसे पहले दिल्ली में फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू किया था। तो यहां पर जिस मामले का जिक्र किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 2018 में ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जो अपना एफिडेविट दिया था उसमें यह कहा गया था कि यह जो तकनीक है वह सही तरीके से काम नहीं करती है, क्योंकि इसकी जो सटीकता है वह केवल 2% है। लेकिन 2019 के बाद लगातार जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसका इस्तेमाल जो है जांच के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले 2019 में जो सीए के विरोधी प्रदर्शन हुए थे वहां पर निगरानी के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। 2020 में एक आरटीआई का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने यह माना कि उन्होंने साधना हल्दर केस में जो दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्देश था उसका अनुसरण करने के लिए एफआरटी टेक्नोलॉजी जो है प्राप्त की थी, जिसे विशेष रूप से जो है लापता बच्चों को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एफआरटी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल पुलिस जांच के लिए भी किया जा रहा है। खास करके हाल के दिनों में दिल्ली में जो दंगे हुए हैं या फिर लाल किला में जो हिंसा हुआ या फिर वहां पर जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए, वहां पर जो है लोगों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा एफआरटी का उपयोग किया जा रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया, किस उद्देश्य के लिए एक्वायर किया और अब जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा इसका इस्तेमाल किन किन बातों में किया जा रहा है। इसी न्यूज में इस बात की भी चर्चा हुई है कि आखिर जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग जो है हमारे लिए हानिकारक क्यों है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत में हाल के वर्षों में केंद्र सरकार के द्वारा और बहुत सारी राज्य सरकारों के द्वारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया गया है, लेकिन भारत में अभी भी इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग को विनियमित करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया है और इसीलिए इसके दुरुपयोग का डर हमेशा रहता है। अगर हम एफआरटी जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण मुद्दों की बात करें तो यहां पर जो सबसे बड़ा और सबसे पहला मुद्दा यह है कि यह जो टेक्नोलॉजी है उसकी विश्वसनीयता में काफी कमी है, क्योंकि कभी कभी यह क्या करता है गलत व्यक्ति की पहचान कर लेता है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा इसके साथ जुड़ा हुआ है वो ये है कि इसका दुरुपयोग जो है बड़े पैमाने पे किया जा सकता है। सरकारों के द्वारा जो है जनता पर निगरानी के लिए जो है इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर यह कहा गया है कि 2018 में जो है अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ने खुलासा किया था कि अमेजोन के द्वारा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बनाया गया है उसने जो है अमेरिकी कांग्रेस के 28 सदस्यों को जो है गलत तरीके से पहचान किया और उन्हें जो है अपराधी के तौर पर जो है पहचान कर लिया। यानी कि यहां पर ये जो कही जा रही है कि यह टेक्नोलॉजी 100% जो है फुल प्रूफ यानी कि विश्वसनीय नहीं है। तो इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर यह हो सकता है कि आप जो है इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करके किसी गलत व्यक्ति को जो है पकड़ करके जिसने वो अपराध किया ही ना हो उसके लिए उसे दंड दे सकते हैं। तो इसके मिसयूज की हमेशा जो है संभावना रहती है। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे देश में भी अगर हम फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो इसके भी काफी दुष्परिणाम देखने को मिले हैं। जैसे आधार कार्ड का हम लोग उपयोग करते हैं आजकल बहुत सारी योजनाओं में, और यहां पर जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि आधार के मामले में जब बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया गया तो बहुत सारे लोगों के मामले में यह विफल रहा, जिसके कारण कई लोगों को जो है आवश्यक सरकारी सेवाएं प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण हमारे देश में भूखमरी से मौतें भी हुई हैं। तो यहां पर जो दो गंभीर मुद्दे हैं जिनको उठाया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला
तो यह टेक्नोलॉजी जो है अपने आप में जो है फुल प्रूफ नहीं है, कह सकते हैं कि विश्वसनीय नहीं है। दूसरा कि हमारे देश में इसके उपयोग के लिए अभी भी कोई कानून नहीं है, जिसके चलते जो हमारी सरकारें हैं वह जानबूझ करके इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए कर सकती हैं। यहां पर जो आरटीआई के तहत दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल किया है, उसमें दिल्ली पुलिस ने खुद ये कहा है कि जब उसके द्वारा एफआरटी का उपयोग किया जाता है तो जब जो मिलान है वह 80% से अधिक होता है, तभी वह इसे जो है एक सकारात्मक परिणाम के रूप में देखते हैं। जबकि अगर जो मिलान है वह 80% से कम है तो यहां पर उसे झूठे सकारात्मक परिणाम के रूप में माना जाता है, जिसमें जांच को आगे बढ़ाने के लिए जो है अतिरिक्त सबूत की आवश्यकता होती है। तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है कि आखिर दिल्ली पुलिस के द्वारा जिस तरीके से एफआरटी का उपयोग किया जा रहा है उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 1 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है फेसिंग गवर्नमेंट एक्शन, हुआई टू डायल डाउन आरएनडी ऑपरेशन। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समान अध्ययन 3 रक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इस न्यूज में यह बताया गया है कि जो चीनी दूरसंचार कंपनी है हुआवेई, उसने जो है अब भारत में अपने अनुसंधान और विकास सुविधाओं के संचालन को कम करने की योजना बनाई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कंपनी पर जो है आयकर के छापे पड़े हैं, उसके द्वारा जो है कंपनी का जो पिछला 20 वर्षों का रिकॉर्ड है उसका ऑडिट किया जा रहा है। आप सभी को यही पता है कि हुआवेई को जो है 5G का जो अभी ऑक्शन हुआ उससे जो है बाहर रखा गया। तो यही सब कारण है जिसके कारण कि हुआवेई जो है भारत में अपने आरएनडी टीम को जो है छोटा कर रही है। आपको यही पता है कि हुआवेई के टेलीकम्युनिकेशन इंडिया के मार्केटिंग ऑपरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया है, जिससे वह देश छोड़ करके ना जा पाए जब तक कि उनका जो कंपनी का रिकॉर्ड है उसका पूरा ऑडिट आयकर विभाग के द्वारा नहीं कर लिया जाता है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा चीन की बहुत ही प्रमुख दूरसंचार कंपनी हुआवेई पर जो है लगातार दबाव बढ़ाया गया है, उसके कारण जो है हुआवेई भारत में अपना कारोबार समेट सकता है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि जो हुआवेई कंपनी है उसकी स्थापना 1987 में हुई थी और जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वह चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में रह चुके हैं। और इसीलिए लगातार विश्व के बहुत सारे देशों में जो है इस बात को लेकर के आशंका जताई गई थी कि हुआवेई जो है वह चीनी सरकार के लिए एक तरीके से मुखबरी का काम करता है, क्योंकि उनके जो हेड हैं जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वह चीन के आर्मी के सदस्य रह चुके हैं और उनकी नजदीकियां जो हैं वह चीनी सरकार के साथ बहुत ही ज्यादा हैं। आप सभी को ध्यान में रखना है कि अमेरिकी सरकार ने जो है हुआवेई को जो है अपने देश में प्रतिबंधित कर दिया है और उसने जो है यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा को भी ऐसा करने की सलाह दी है। अमेरिका का यह कहना था कि हुआवेई का चीनी सरकार और उसकी सेना के साथ घनिष्ठ संबंध है और इसीलिए वह जो है उसके राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इन्हीं खतरों को देखते हुए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस कंपनी को जो है अपने यहां 5G नेटवर्क के रोल आउट में जगह नहीं दिया। वहां पर जो 5G नेटवर्क लग रहे हैं उसमें जो है हुआवेई के द्वारा जो उपकरण बनाए गए हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अगर हम भारत में हुआवेई की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में हुआवेई ने जो है सन 2000 में जो है अपना कदम रखा था। यह वो दौर था जब भारत में सूचना क्रांति हुई थी और यहां पर इस कंपनी के द्वारा उसके द्वारा बनाए गए जो नेटवर्क उपकरण है वो जो है भारत में सप्लाई किए गए थे। 2G के मामले में, 3G के मामले में, 4G के मामले में जितने भी महत्वपूर्ण उपकरण हैं वह जो है हुआवेई के द्वारा जो है
हमारे देश के दूरसंचार ऑपरेटरों को सप्लाई किए गए थे। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चीन के बाहर हुआवेई का पहला अनुसंधान और विकास केंद्र भारत में स्थापित किया गया था। लेकिन जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस कंपनी को लेकर के सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं, उसको देखते हुए भारत ने भी जो है 5G के ऑक्शन में इस कंपनी को बाहर रखा। क्यों कहीं ना कहीं भारत का ये मानना है कि चीन के साथ हमारे जो अभी संबंध चल रहे हैं उसमें हुआवेई जो है महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो है चीनी सेना को, चीनी सरकार को पहुंचा सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए चीन के बहुत सारी कंपनियों पर जो है भारत में प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें जो दूरसंचार कंपनी हुआवेई है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक न्यूज आया जिसका शीर्षक है द कंट्रोवर्सी अराउंड नेपाल न्यू सिटीजनशिप लॉ, और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है नेपाल का जो न्यू सिटीजनशिप लॉ है उसको लेकर के। आप सभी को ध्यान में रखना है कि 16 अगस्त को नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2006 को नेपाल संसद के निचले सदन में वापस भेज दिया और कहा कि आप सभी को जो है इस पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए, और इसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। अगर हम नेपाल में जो नागरिकता का मुद्दा है उसकी चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल में 2006 में जो है राजशाही का पतन हुआ था और उसके बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और 2008 में जो है माओवादियों की सरकार बनी। इसके बाद 20 सितंबर 2015 को जो है नेपाल में एक संविधान को अपनाया गया और ये कहा गया कि स्थिति से पहले पैदा हुए सभी नेपाली जो हैं वहां के नागरिक माने जाएंगे प्राकृतिक आधार पर। यानी कि 20 सितंबर 2015 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है वे सभी के सभी प्राकृतिक आधार पर जो है नेपाली नागरिक माने जाएंगे। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें जो है किस आधार पर नागरिकता दी जाएगी, इसको लेकर के वहां पर अभी भी कानून पूरी तरीके से तैयार नहीं किया गया है। और इसलिए यह देखा जाता है कि नेपाल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो नागरिकता है वह खतरे में है या फिर उन्हें मिला ही नहीं है। और इसी मुद्दे को देखते हुए जो है सरकार के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2006 जो है वह संसद से पारित किया गया था। लेकिन यहां पर इसकी आलोचना जो है की जाती है, खास करके लैंगिक न्याय के आधार पर। अब यहां पर इसको समझने के लिए आपको जो है यह जो संशोधन नेपाल के संसद के द्वारा किया गया उसके कुछ अनुच्छेदों को समझना होगा। यहां पर जो अनुच्छेद 11(2)(b) है उसके अनुसार यह कहा गया है कि अगर किसी बच्चे का जन्म नेपाली नागरिकता वाले पिता या माता से होता है तो वह जो बच्चा है वह वंश के आधार पर नेपाल का नागरिक माना जाएगा। इसके अलावा यहां पर नेपाल के संविधान का जो अनुच्छेद 11(5) है, यानी कि अनुच्छेद 11 का जो 5वां भाग है, वो ये कहता है कि यदि किसी बच्चे का जन्म एक नेपाली मां से हुआ है और उसका पिता जो है वह अज्ञात पिता है तो उस बच्चे को भी जो है वंश के आधार पर नेपाल की नागरिकता मिल सकती है। लेकिन यहां पर जो वर्डिंग है वो काफी जो है कंट्रोवर्शियल है। जैसे यहां पर यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म एक नेपाली मां और एक अज्ञात पिता से हुआ हो तो उसे जो है वंश के आधार पर नेपाल की नागरिकता मिलेगी। लेकिन यहां पर इस धारा को जो है औरतों के खिलाफ अपमानजनक माना गया, क्योंकि यहां पर एक मां को जो है अपने बच्चों को नेपाल की नागरिकता दिलाने के लिए जो है सबसे पहले यह घोषित करना होगा कि उसका जो पति है उसका पहचान नहीं है। इसके अलावा वहां पर एक और अनुच्छेद है जो कि अनुच्छेद 11 का 7वां भाग है। अब इसमें यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है एक नेपाली मां और एक विदेशी नागरिकता रखने वाले पिता से हुआ है तो वह जो है प्राकृतिक आधार पर जो है नेपाल का नागरिक माना जाएगा। अब यहां पर जो अनुच्छेद 11 का 5वां भाग है और जो 7वां भाग है वो काफी जो है कंट्रोवर्शियल है और इसी कारण कहीं ना कहीं वहां के राष्ट्रपति के द्वारा
जो खुद एक महिला है, उन्होंने जो है इसे साइन नहीं किया बल्कि वापस रिटर्न कर दिया। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि अनुच्छेद 11(5) जो ये कहता है कि एक व्यक्ति जो एक नेपाली माँ और एक अज्ञात पिता से पैदा हुआ है, उसे वंश के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। जबकि इसी में फिर से ये कह दिया गया कि अगर वह जो अज्ञात पिता है, अगर वह विदेशी पाया जाता है, तो उस बच्चे को जो है वंश के आधार पर जो नागरिकता दिया गया था, उसे जो है प्राकृतिक नागरिकता में बदल दिया जाएगा। तो ये काफी जो है अजीबोगरीब जो है यहाँ पर दो धाराएं रखी गई हैं, जिसको लेकर के राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपत्ति दर्ज कराई गई है। इसके अलावा एक और मुद्दा जिसको लेकर के वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बटे हुए हैं, वो है जो नेपाली पुरुष भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं, उसको लेकर के यहाँ पे काफी कंट्रोवर्सी है। आप सभी जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में रोटी बेटी का जो है रिश्ता है। मतलब नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में जो है काम करने के लिए आते हैं, भारत से बहुत सारे लोग नेपाल में काम करने के लिए जाते हैं, और जो तराई वाला क्षेत्र है वहां पर दोनों के बीच में, यानी कि दोनों देशों के लोग जो है एक दूसरे देश में अपने बेटियों की शादी भी करते हैं। तो यहाँ पर भारत की बहुत सारी जो लड़कियां हैं, उनकी शादी जो है नेपाली पुरुषों से होती हैं, और यहाँ पर जब किसी भारतीय महिला की शादी नेपाली लड़के से होती है, तो वह जो महिला है वह नेपाल की नागरिकता के लिए तभी जो है आवेदन कर सकती है जब उसने जो है वहां पर 7 वर्ष बिताए हों। यानी कि शादी के 7 वर्षों के बाद, जिसे कि वहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है, उसके बाद ही वह महिला नेपाल की नागरिकता के लिए जो है अप्लाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो संशोधन किया गया उसमें यह कहा गया कि ये जो 7 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे जो है समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे वो महिलाएं जो भारत की हैं लेकिन जिनकी शादी जो है नेपाल में हुई है, उन्हें तुरंत जो है नेपाल की नागरिकता मिल जाए। अब इसको लेकर के वहां की बहुत सारी पार्टियां जो हैं विरोध कर रही हैं। खास करके नेपाल की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो ये चाहती है कि जो 7 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड है उसे जो है बनाए रखा जाए। तो इसको लेकर के भी वहां पर काफी सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा यहां पर की गई है। आपको समझना यह है कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जिसको आधार बना करके राष्ट्रपति ने जो है इस बिल को नेपाली संसद को वापस किया है, और इसके अलावा जो रोटी बेटी वाला रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच में, उसको लेकर के जो वहां पर कंट्रोवर्सी हुई है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए एक और न्यूज की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है व्हाट नेक्स्ट ऑन डेटा प्रोटेक्शन, और टॉपिक सम्मान अध्ययन 2 रांची से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि वीकली करंट अफेयर्स में मैंने जो है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के काफी बड़ी चर्चा की थी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं जहां पर मैंने जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसके क्या प्रावधान थे, जो जेपीसी बनाया गया था उसने जो है कौन कौन सी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, उसको लेकर के डिटेल चर्चा किया है। यहां पर जो है उन्हीं सब बातों की चर्चा है, खास करके जो वे फॉरवर्ड है जिसकी चर्चा मैंने उस वीडियो में की है, उसी को लेकर के यहां पर सारी बातें की गई हैं। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा जो है संसद में जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक लाया गया था उसे वापस ले लिया गया है, और यह जो विधेयक है वह 2019 में जो है लोकसभा में पेश किया गया था। तो इन सभी मुद्दों पर मैंने जो है उस वीडियो में चर्चा की है, तो आप उसे जो है जाकर के देख सकते हैं। सारी बातें जो है आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि बिल तो वापस ले लिया गया, और आप सभी जानते हैं इसके बिल को वापस लेने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी उसने जो है बहुत सारे संशोधन और सिफारिशें जो है सरकार से की थी, जिनको पूरा करने के लिए सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया है। लेकिन यहां पर जो भावी कदम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने उस वीडियो में भी और अभी भी मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूं। यहां पर अगर हम भावी कदम की बात करें तो सबसे बड़ा कदम यह होगा कि जिस तरीके से जो मुद्दे जो है जेपीसी ने उठाए हैं और जिन मुद्दों पर जो है इंडस्ट्री के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी, उसे लेकर के सरकार को इन दोनों से जो है बातचीत करना होगा, यानी कि इंडस्ट्री के साथ भी, और दूसरा कि जो हमारा संसद है
वहां पर जो है बिल पर जो है विशेष तौर पर चर्चा होनी चाहिए, विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। जो आलोचनाएं की गई हैं इस बिल को लेकर के नागरिक समाज के द्वारा, उसके साथ भी सरकार को बैठना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए और संसद में व्यापक चर्चा और बहस के बाद इंडस्ट्री के मुद्दे को सुनने के बाद सरकार को एक नया डेटा संरक्षण कानून जो है संसद में पेश करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो है वीकली करंट अफेयर्स में डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जो चर्चा हुआ था उसको आप जाकर देखेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो है और सारे मुद्दे पर जो है और सारे मुद्दों पर जो है मैंने वहां पर चर्चा किया है, तो उसको जाकर के आप लोग जरूर एक बार से रिवाइज कर लेंगे। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कई फायदे प्रदान करती है, लेकिन कानून प्रवर्तन में इसके उपयोग ने गंभीर नैतिक और मानवाधिकारों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस पर अपने विचार रखें। तो यहां पर आपको बताना होगा किस तरीके से जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है उसके कई फायदे हैं। जैसे मोबाइल में इसका उपयोग होता है और भी बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बड़े जो केसेस होते हैं उसमें पुलिस के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में इसको विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है, उससे इसका जो अनैतिक उपयोग है या फिर मानवाधिकार के उल्लंघन में इसका उपयोग किया जा सकता है, उसको लेकर के जो चिंताएं हैं जिसकी चर्चा मैंने की है इसको पढ़ाते समय, उसका आप जरूर यहां पर उपयोग करें एग्जाम्पल के साथ। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है, वैश्विक दूरसंचार बाजार में हुआवेई की भूमिका सुरक्षा के आधार पर तेजी से विवादास्पद हुई है। इस मामले पर विस्तार से चर्चा करें। तो आपको एग्जाम्पल सहित ये बताना होगा किस तरीके से अमेरिका ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने और भारत ने जो है हुआवेई जो कंपनी है उसको जो है अपने यहां बैन किया है एक तरीके से। इन सभी एग्जाम्पल को देते हुए जो है आप ये समझाने का प्रयास करें कि क्यों हुआवेई को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानते हैं बहुत सारे देश। तो इसका सारा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, उसका आप यहां पर उपयोग करें। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।